अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप अभी भी जाके देख सकते हैं। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग में थोड़ा सा आप कह लो कि ज़्यादातर, थोड़ा नहीं ज़्यादा कुकिंग ही है, थोड़ी सी पेंटिंग है बीच में, क्योंकि मैंने अपने बेडरूम के लिए पेंटिंग बनानी थी। 2 पेंटिंग्स बनाई हैं। एक इसमें मैंने आपको शो की है और एक जो है वो इंशाल्लाह माइट बी नेक्स्ट व्लॉग में अगर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको वो लगा के दिखाऊंगी। खैर अभी वो फाइनल नहीं हुई है, फ्रेम वगैरह करानी है, लेकिन इंक्लूड वो इसी ब्लॉग में है, वो आप देखेंगे। साथ में मैंने बनाई थी सैमन फ़िश विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स एंड गार्लिक फ्राइज़, और उसकी रेसिपी होगी। और बस यही किचन से रिलेटेड ही सारा कुछ चलेगा। और हाँ, मैंने बनाई थी बेसन वाली रोटियाँ, मुझे सर्दियों में बहुत पसंद है, तो उसकी भी रेसिपी भी होगी और वो भी आपके साथ साथ शेयर करेंगे। ये एक मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये आप कह लो कि डेकोरेशन पीस ही था कुछ। तो खैर मुझे क्वालिटी तो कोई ख़ास लगी नहीं, क्योंकि एक तो जो ट्रे थी वो टूटी हुई थी और ऊपर से उसको कवर करने के लिए उन्होंने वहाँ पे गोल्ड लीफ लगा दिया था। पर ऑब्वियसली पता चल रहा था वो कि वो टूटी हुई है, और उसको कवर अप करने के लिए उसके ऊपर गोल्ड लीफ लगाया है। और दूसरा ये कि इसके ऊपर कोई उन्होंने वार्निश वगैरह नहीं लगाई हुई थी, तो बहुत ही रफ़ सरफेस फ़ील हो रहा था। तो थोड़ी सी मेहनत मुझे इसके ऊपर और करनी पड़ी, और ये जो गोल्ड लीफ था ये भी उतर रहा था इसके ऊपर से। सो या बट एनीवेज़ ये बहुत ही एक मेरी थीम के साथ जा रहा था, तो मैंने कहा कि अब आ ही गया है तो अब रख लेते हैं जैसे भी है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ब्राउन के साथ वाइट की टोन में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरी कुछ नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, कुछ पढ़े हुए हैं, और बाकी जो हैं वो मेरे बेडरूम में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आजकल पढ़ रही हूँ तो वो वहाँ पे हैं। तो खैर ये अच्छा लग रहा था, टूटा हुआ था, पर खैर हमने उसको इग्नोर किया और हम आगे बढ़ गए। एक ही जगह पे फंसे नहीं रहते, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं सही हो रही तो उस पे बैठे रोते नहीं रहते, परेशान नहीं होते रहते, आगे चलते हैं। ज़िंदगी को आगे लेके चलें। रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, चलने का नाम ज़िंदगी है। खैर यहाँ पे मैंने रखा पहले एक तवा, उस तवे की मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने फिर तवा किया दस्ती चेंज, और फिर अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पे बेसन वाली रोटी। सर्दियाँ आते ही दिल करता है कि बस इस तरह की चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें हों, और बस खाने पीने का ही दिल करता रहता है। तो सर्दियों में थोड़ा सा वेट मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर तो आप लूज़ कर रहे हैं तो भी मुश्किल है, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप गेन कर रहे हैं तो फिर आपके फ़ायदे हैं। ये एक मेरा फेवरेट मील है। आप समझ लें कि जब कुछ ना समझ आ रहा हो कि क्या खाना है, या दिल को भी नहीं समझ आ रहा कि आज मैं क्या खाऊं या क्या बनाऊं, तो उसमें ये सबसे परफेक्ट चीज़ है। आप बेसन वाली रोटी बना लें और ये खा लें। बेसन वाली रोटी नहीं खानी तो आप सर्दियों में मूली वाले पराठे बना लें, नहीं तो आलू वाले पराठे बना लें। तो इस तरह की चीज़ें तो सर्दियों में दोपहर में खाई जाती हैं आराम से। खा ली, ये भी अल्लाह का शुक्र है। किसी चीज़ का दिल करे तो आप उसी टाइम बनाने के काबिल हो, खा सकते हो, तो उस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह, नो रिग्रेट्स। बनाया मैंने इसको ऐसे था कि 2 कप बेसन में 1 कप आपने नॉर्मल आटा डालना होता है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं इसमें। आपने हाफ़ एंड हाफ़ की रेशियो रखनी होती है। अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो उसमें आपने हाफ़ कप नॉर्मल आटा ऐड करना है, ठीक है? मतलब कि एक जैसा नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। तो वो ऐड किया था, प्याज ऐड किया था, ग्रीन मिर्ची थी, लाल मिर्च, नमक, अनारदाना, अजवाइन, और ये सब कुछ डाल के और पानी के साथ इसको जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं वो गूंद के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर बस आपके सामने मैंने इसकी नॉर्मल रोटी बनाई है। और इस पे घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि बेसन जो है वो घी बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जैसे आप बेसन का हलवा बनाते हैं और बेसन के हलवे में भी काफ़ी देसी घी ऐड होता है, तो उसी तरह इसमें भी थोड़ा घी ज़्यादा ही लगता है। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो थोड़े टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए भूल जाएं कि आप डाइट कॉन्शियस हैं, और खूब भर के देसी घी डालें, या अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन डालें और इसको एंजॉय करें।
मैंने यहाँ पे ये बना ली थी बहुत ही क्रिस्पी, और जो इसका अरोमा आ रहा था वो तो बहुत ही मज़े का आ रहा था। तो मेरे से फिर रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं ज़रा इसको ट्राई कर लूँ, अभी अगर कुछ नमक मिर्च कम है तो मैं दूसरी में दोबारा ऐड कर लूँगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, मज़े का था। और फिर मैंने बस फटाफट दूसरी रोटी भी बना ली, और यहाँ पे मेरी दोनों रोटियाँ रेडी हो गई थी। ये मैं लेके आई थी जी तहज़ीब से मिक्स सैलड। इसमें स्पैगेटी सैलड था और रशियन सैलड था, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये मैं लाई थी, मैंने कहा थोड़ा सा ये खाते हैं, ये शाम का टाइम है, ये ना समझे कि मैंने रोटी खाई और रोटी खाने के साथ ही जो है बिल्कुल वो मैं अब सैलड खाने लगी हूँ, ऐसे नहीं है। ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा खाते हैं, ये स्नैक हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो फिर थोड़ा सा डिनर की तरफ जाएंगे, और वो आपने ज़रूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं और आपके शहर में इस टाइम पे कैसा मौसम चल रहा है। ये जी मैं स्नैक वगैरह खा के फ्री हो के ऊपर आ गई थी, और यहाँ पे मैं पेंटिंग स्टार्ट कर चुकी थी, तो मुझे बीच में ख़्याल आया कि मैं चलें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तकरीबन 50% तो पेंटिंग जो है वो रेडी हो ही गई थी। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का कलर बना रही थी। एक्चुअली कुछ शेड्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं और कुछ शेड्स होते हैं जो आपको नहीं मिलते, वो आपको ख़ुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक रस्टी ब्राउन सा शेड चाहिए था, तो यहाँ पे वो मैं ख़ुद ही क्रिएट कर रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक टेक्सचर पेंटिंग मैंने बनाई है। और अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या है, पर ये काफ़ी एक पिंटरेस्ट स्टाइल पेंटिंग थी, उसको मैं कॉपी कर रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी पिक्चर अटैच कर दूँगी, उसका लिंक, या यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो कौन सी पिक्चर है। और फाइनल रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये है कि अपने रूम के कलर के हिसाब से, अपने घर के कलर थीम के हिसाब से जो है वो आप अगर ख़ुद बनाते हो तो आपके पास एक चॉइस होती है कि आप उसको जैसे मर्ज़ी दिल करता है, जो मर्ज़ी आपका कलर है चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। और डिज़ाइन की भी फिर कोई आप पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वरना अगर आप लेने जाते हो तो फिर तो यही होता है कि जो बनी हुई है वो आपने लेनी ही लेनी है, जिस तरह की भी है वही लेनी पड़ेगी, उसमें आप ऊपर नीचे कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टेक्सचर ऐड किए थे। अब ये ब्राउन वाले में आपको लाइनिंग नज़र आ रही होगी, तो ये हर जो भी इसमें शेड है ना उसकी अलग अलग ही टेक्सचर्स हैं। तो काफ़ी थोड़ा सा मज़ा आया मुझे। एक्चुअली मुझे पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है, मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और ये भी करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक थेरेपी हो रही थी, आप समझ लें कि घर के काम शाम के अलावा अगर आपको अपनी मर्ज़ी का कुछ करने को मिले तो वो वैसे ही बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। और कलर स्कीम भी मैंने अपने हिसाब से जो मुझे कलर अच्छा लग रहा था वो कर दिया था। ये मेरी इंस्पिरेशन थी, और ये तकरीबन हाफ वे था जहाँ तक मैं बना चुकी थी। तो अब इसको मैंने थोड़ा ड्राई होने के लिए रखा। उसके बाद जब वो ड्राई हो गया कम्प्लीटली, तो अब मैंने इसको टेबल से जो है वो ज़रा मैट पे शिफ्ट कर दिया था। ये बच्चों का पेंटिंग मैट है, मैंने कहा इसी पे कर लेती हूँ, बिकॉज़ नीचे कारपेट है तो मैं कारपेट को ख़राब नहीं करना चाह रही थी। और बच्चे भी माशाल्लाह मेरे पेंटिंग के पीछे दीवाने हैं, वो भी पेंटिंग करते ही रहते हैं। तो ये मैट उनका था। और यहाँ पे अब जो मैंने आप कह लो कि जो बेस कलर है मैं वो रेडी कर रही हूँ। और अगेन वो शेड नहीं अवेलेबल था, और
इस तरह के शेड्स मिलते भी नहीं हैं इजीली, ठीक है। ये आपको क्रिएट ही करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के। बस थोड़ा सा ये है कि आपको अगर आपने 2 या 3 एक जैसी पेंटिंग बनानी है तो उसमें फिर आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपने पहली पेंटिंग में किस तरह वो कलर बनाया था, क्या रेशो, किस कलर की कितनी रेशो थी, ताकि नेक्स्ट पेंटिंग में आप उसी तरह से कर सको और 19-20 का फ़र्क आपको ना नज़र आए। या चले 19-20 का फ़र्क हो भी जाए लेकिन मेजर डिफरेंस ना हो कलर में। तो बस ये है कि ये भी एक अच्छी बात है कि मेरा यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो गया कि मैंने कौन सा पेंट और कितनी क्वांटिटी यूज़ की थी, ताकि वो नेक्स्ट में जब मैं बनाऊँगी तो वो उसमें मुझे काम आ जाएगा। अगर मैं कभी भी कुछ भी अगर मिक्सिंग के लिए मुझे ये कलर रिक्वायर होगा तो आई नो कि मैंने अच्छा बेस में इतना कलर ये किया था और कितना उसमें डार्क कलर ऐड किया था। सो ये बस फाइनल टचेस मैं इसको कर रही थी अब। और बस पेंटिंग करते हुए ना आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझ में इतना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मेरा दिल करता है अगर मैंने बनाई है ना तो बस सब कुछ फ़ौरन हो जाए। वैसे तो एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं वो बहुत क्विक ड्राई हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये टेक्सचर पेंटिंग है और इसमें टेक्सचर है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैंने फ़ैन ऑन करके इसको रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। और जब वो बेस कलर बिल्कुल सेट हो गया था तो थोड़ा सी डेप्थ ऐड करने के लिए मैं इसमें फिर से थोड़ा सा टेक्सचर यूज़ कर रही हूँ। और अगर वो आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा लाइट कलर है, तो वो डार्क एंड लाइट का शेड आ जाएगा। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ये अलग अलग तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ गया इसके ऊपर, जो ये लाइन लगानी थी, और इस पर मुझे बहुत ही फोकस करना पड़ रहा था कि बच्चे मुझे बिल्कुल ना हिलाएं, क्योंकि ये बिल्कुल फाइनल स्टेप था। और अगर इसमें कोई भी गलती हो जाती तो मेरी पूरी की पूरी पेंटिंग रुइंड हो जाती। सो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। अब बस इसकी फ्रेमिंग रह गई है। मैं फ्रेमिंग करके लगा के इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे बस फाइनल टचेस हैं जो थोड़ी बहुत क्लेरिफिकेशन करनी है साइड्स पे, और नीटनेस जो करनी थी वो मैंने कर ली। और अब मैं पहुंची हूँ सीधा किचन में डिनर की तैयारी के लिए। वैसे तो सैलमन बनाना बहुत ही इजी है। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इजी जो है ना फ़िश बनाने में वो सैलमन ही है, ठीक है। इसका आप मैरिनेशन टाइम इतना नहीं होता। मतलब बाकी फ़िशेस में तो होता है ना कि आप लगा के रख दें और फिर जितनी देर लगी रहेगी मैरिनेशन उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो सैमन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सैमन का अपना टेस्ट होता है, और बाकी जो भी उसकी मैरिनेशन होती है ना वो आप कह लें कि एज अ कोटिंग, जो उसके कोटिंग भी नहीं आप कह सकते, मतलब कि एज अ अपर लेयर ही होता है। वो सिर्फ ऊपर उसका टेस्ट होता है, बाकी वो फ़िश का ही रिच टेस्ट होता है। और होना भी ऐसी चाहिए। आप सैमन में ये नहीं है कि आपने भर के फ़िश मसाला ऐड कर दिया या लहसुन अदरक और ये वो, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। बहुत ही बेसिक इसकी मैरिनेशन होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। मैरिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। साथ इसके मैं बना रही हूँ स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। उसके लिए मैंने, आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने ब्रोकली, कद्दू जिसको कहते हैं वो ले लिया। साथ में ये मेरे पास कैप्सिकम है, बेल पेपर्स हैं, और साथ में मैंने ले लिए हैं ये ग्रीन बीन्स, और बस दैट्स इट। आप हाँ जी, कैरेट भी आप लेनी, कैरेट भी लेनी। अगर आप चाहें तो इसमें पोटैटोज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो मुझे पर्सनली नहीं पसंद स्टर फ्राई वेजिटेबल्स में। सो यहाँ पे आपने उनको अपनी चॉइस का कट कर लेना है, और कट करने के बाद आपने इसको गर्म पानी में, जब बॉयल होता हुआ पानी होगा तो आपने उसमें ऐड करना है नमक के साथ। और जब वो बॉयल हो जाए तो जस्ट फॉर 2 मिनट्स आपने बॉयल करना है, और जैसे ही वो बॉयल हो जाए तो आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है। और इसको ज़्यादा नहीं आपने बॉयल करना, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा बॉयल करेंगे तो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉगी हो जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे ही वेजिटेबल्स 1 बॉयल आएगा, जस्ट 2 मिनट्स के लिए आपने करना है, 2 मिनट्स में उस पर बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। और इसके ऊपर कोई भी आपने ठंडा पानी या ऐसा कुछ भी नहीं करना। स्ट्रेन करके आपने वेट करना है कि उसकी स्टीम थोड़ी सी निकल जाए, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। यहाँ बारी है फ़िश को ग्रिल करने की। वैसे तो मैं बेक करती हूँ, लेकिन आज इस टाइम पे मैं इसको ग्रिल कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम। और ग्रिल में भी ये काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बेक भी कर सकते हैं।
अच्छा, इसको कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है, ये नहीं है कि बहुत देर आपको लगेगी, और हार्डली जो है आपने इसको 8 to 10 मिनट्स कुक करना है और ये रेडी हो जाएगी। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं ये पकेगी नहीं, अगर इसके थिक पीसेस हैं तो इसको बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा कुक करेंगे ना तो ये ड्राई हो जाएगी। और बेसिक स्पाइसेस मैंने आपको बताया था, इसकी जो मैरिनेशन थी उसकी मैरिनेशन में लेमन जूस, हनी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर और मस्टर्ड पेस्ट, ये बेसिक सी चीज़ें थी। और ऑलिव ऑयल, इसको आपने मिक्स करके ये आपने इसके ऊपर लगाना होता है और आपने बहुत एहतियात से इसको टर्न करना होता है, क्योंकि इसके जो टुकड़े होते हैं ना, पीसेस, वो टूट जाते हैं अगर आप इसको एहतियात से नहीं करें। वैसे तो वो अक्सर फ़िश में होता ही ऐसे है कि वो टूट जाते हैं, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा और ध्यान से करना पड़ता है। तो बहुत डेलिकेट सी होती है, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। और सर्दियों में तो वैसे भी फ़िश जितना ज़्यादा आप इंटेक करें उतना ज़्यादा अच्छा है, और फ़िश में वैसे भी ओमेगा 3 होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे अब मैं साथ ही वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करने लगी। मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया, बटर में मैंने उसको जैसे ही वो मेल्ट हुआ है तो साथ ही मैंने उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। अब इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा सौटे करेंगे। मेक श्योर आप इसको हाई फ्लेम पे ही करें, सॉटे इसको स्लो फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम टू हाई आपने रखनी है। इसमें ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और मिक्स हर्ब जो है वो ऐड कर दिए, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और गार्लिक चॉप्ड किया हुआ यहाँ पे मैंने ऐड किया। और इसको बस मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया था बिकॉज़ बटर जो है वो जल्दी जल जाता है, इसीलिए इसमें मैंने वो ऐड किया। और एंड पे मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड की हैं, क्योंकि अगर मैं पहले ऐड कर देती तो कैप्सिकम जो है वो पानी छोड़ देती है, इसीलिए उसको बिल्कुल एंड पे करके हाई फ्लेम पे इसको स्टर करना है अच्छे से, एंड दैट्स इट। ये जी वेजिटेबल्स को मैंने डिश आउट कर लिया था और यहाँ पे फ़िश भी रेडी हो गई थी, साथ मैंने बनाए थे गार्लिक राइस। और ये जी हमारा मज़े का डिनर रेडी हो गया है, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी और मज़ेदार। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दें, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।